जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप्ति क्लासेज पर। दोस्तों, हम आज आप लोग के लिए लेके आ चुके हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 5 समांतर श्रेणी का बेसिक कॉन्सेप्ट का ये पहला वीडियो है। इसको आप अच्छी तरह से देखेंगे और पूरे वीडियो को वॉच करेंगे, बिल्कुल छोड़ के वीडियो को नहीं भागेंगे, नहीं तो आधा अधूरा आपको ज्ञान मिलेगा। कहते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर थोड़ा सा देखकर आप समझ रहे हैं कि चलो मुझे पूरे अच्छे से आ गया, तो आपकी भ्रम है। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरा देखिए और फिर कमेंट करके यह बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलते हम लोग एकदम बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सरल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। और आप भी कलम कॉपी लेकर बैठिएगा और अच्छे से वीडियो को देखिए और उसे लिखिए। अगर आप परीक्षा देने वाले यानी 10th के एग्ज़ाम में इस बार बैठने वाले हैं तो आपके लिए तो यह रामबाण है। बाकी जो बच्चे इस बार अगले बार एडमिशन मतलब अगले बार एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लास 10 समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, जिसका यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, होता क्या है कि समांतर श्रेणी को सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समांतर श्रेणी को यानी श्रेणी को कहीं कहीं पे समांतर श्रेणी भी लिखा जाता है। समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी या अनुक्रम ऐसे करके भी लिखा जाता है। तो सबका अर्थ है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन ही, ठीक है। इसे अब हम बात करें तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी को एपी से लिखते हैं। यानी एपी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। एपी से सूचित करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर कहीं पर एपी लिखा है तो आप समझिएगा कि यह अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, यानी कि क्या है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी एपी से सूचित कर, समांतर श्रेणी को किससे सूचित करते हैं, एपी से सूचित करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग जो अध्ययन करते हैं उस समांतर श्रेणी यानी समान अंतर वाले श्रेणी के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है और 2 से कोई अगली संख्या 4 है, कोई 6 है, कोई 8 है, तो इन सभी के बीच का डिफरेंस देखिए। डी देखेंगे तो 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह जो पद दिया गया है ये समांतर श्रेणी के पद हैं, ठीक है ना। ये क्या है, समांतर श्रेणी के पद हैं। जैसे एग्जाम्पल इसके लिए हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, तो ऐसे लिखना है एपी का मतलब हो गया समांतर श्रेणी। और यहाँ पर जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ऐसे ही आगे इन्फिनिटिव तक बढ़ते जाएगा। या अंतिम में कोई संख्या यहाँ पर मान लो कि 24 दे दिया, तो ये इस प्रकार से एपी को लिखते हैं। जैसे ये भी एक एपी हम और लिखते हैं, 3 हो गया, 9 हो गया, 9 6 15 हो गया, 15 6 21 हो गया। ऐसे ही हमारा और आगे पद जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, एपी कहेंगे। अब आगे की जो आती है, इस एपी में कई पद हैं। इस एपी में क्या है, कई पद है। जैसे ऊपर में देखिए 1 2 3 4 5 और आगे भी पद हैं। लेकिन इसमें देखो 1 2 3 4 5 आगे इन्फिनिटिव तक पद हैं, यानी कि इनका कोई अंतिम संख्या पता ही नहीं है। देखिए, तो हम लोग एपी के जो पद होते हैं ना उसको कैसे लिखते हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा। पद को या तो हम लोग यानी एपी के पद को ए स्मॉल ए या टी से लिखते हैं। यानी एपी के पद को किससे लिखते हैं, ए से या टी से लिखते हैं, समझ रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें एपी के प्रथम, जैसे एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 देखें तो देखिए एपी, और हमने क्या बोला कि पद को किससे लिखते हैं, ए से या टी से। तो पद तो हो गया ए, फिर ये भी पद हो गया ए, दूसरा पद है, ये तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, ऐसे ही हमारा क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है।
तो इस प्रकार हम समझे कैसे हैं, सब तो ए ही लिख दिया, इससे कहने का मतलब सब पद एक जैसा हो गया नहीं। तो यहाँ पे अलग अलग करने के लिए ना, यहाँ पे पहला को हम यहाँ पे बेस यानी नीचे आधार में 1 लिखेंगे, यहाँ पर दूसरा पद है, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया, ये पांचवा पद हो गया। ऐसे ही आगे पद आते रहेंगे तो हम लोग आगे 6, 7, 8, 9 ऐसे करके आगे बढ़ते रहेंगे। अब अगर हम टी के अनुसार लिखें तो ऐसे लिखेंगे AP T1 T2 T3 T4 T5 T6 ऐसे हम लोग आगे बढ़ते जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। अब अगर अंतिम पद इसमें लिखना हो तो अंत में AN या TN हम लोग लगाते हैं, ताकि अंतिम पद क्या है, इसको हम लोग AN या TN लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से AP के पदों को हम लोग लिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखेंगे, महत्वपूर्ण आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि AP के प्रकार, क्या जानेंगे, AP के प्रकार। तो ध्यान से समझिएगा, AP के कितने प्रकार होते हैं, तो AP के 2 प्रकार होते हैं। AP के क्या होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो पहला प्रकार होता है कि जिस AP के अंतिम पद पता हो, तो एक प्रकार हो गया। और एक ऐसा AP मिलेगा जिसका अंतिम पद आपको पता नहीं रहेगा, तो वो दूसरा प्रकार हो गया। तो जिसके अंतिम पद पता हो, यानी AN का मान हमें पता हो या TN का मान हमें पता हो, तो उस AP को हम लोग परिमित AP कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, परिमित AP कहते हैं। और जिसका अंतिम पद पता नहीं होता है उसे हम लोग अपरिमित AP कहेंगे। क्या कहेंगे, जिसका अंतिम पद पता हो परिमित AP, जिसका अंतिम पद नहीं पता हो अपरिमित AP कह सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो AP के प्रकार में 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है परिमित AP। क्या होता है बाबू, परिमित AP। ठीक है ना, परिमित AP। तो परिमित AP में क्या लिखेंगे परिभाषा, तो जिस AP का अंतिम पद ज्ञात हो उसे परिमित AP कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, परिमित AP कहते हैं। ठीक है, परिमित AP कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में पहला, जैसे कि आप मान लीजिए 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे करेंगे डॉट डॉट डॉट, ये 60 तक गया। तो देखिए यहाँ पे अंतिम पद पता चल गया कि अंत में कितना है, 60 है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह एक परिमित AP है। इसी प्रकार से हम एग्जाम्पल नंबर दूसरा लेंगे, 5, 10, 15, 20, 25 डॉट 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 डॉट, मान लो 120 है। तो इसमें भी हमें अंतिम पद पता चल गया, इसलिए कह सकते हैं कि यह क्या है, परिमित AP है। अब मान लो कि एक और हम आपके लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कि 5, 4, 9, 4, 9, 5, 4, 9, 9, 4, 13, 13, 4, 17, 17, 4, 21 ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहा है। और अंत में मान लो कि अंत में क्या हो गया, कोई पद यहाँ पर है, अंतिम पद में 121 है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं क्या, कि यह जो AP है वो प्रथम जो परिमित AP है। क्या है बाबू, यह जो AP है वो परिमित AP है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सीखा, क्या क्या सीखा, कि AP को मतलब समांतर श्रेणी को समांतर श्रेणी या अनुक्रम कहते हैं। समांतर श्रेणी AP से सूचित करते हैं, समांतर श्रेणी को AP से सूचित करते हैं। एग्जाम्पल आप AP को इस प्रकार से देख रहे हैं, कुछ AP दिए गए थे। ठीक है ना, अब AP के पद को A या T से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं AP A के अकॉर्डिंग और इधर T के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं। फिर AP के प्रकार में परिमित AP, जिस AP के अंतिम पद ज्ञात होगा उसे हम लोग परिमित AP कहते हैं। तो आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो चलिए इसको फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं इसके आगे।
तो अब हम लोग जानेंगे अपरिमित एपी क्या है, यानी एपी के दूसरा प्रकार को जानेंगे। अपरिमित अपरिमित एपी ये क्या है? तो ये देखिए बाबू, कहने का अर्थ है कि जिस एपी का अंतिम पद ज्ञात नहीं हो उसे हम लोग अपरिमित एपी कहते हैं। अपरिमित एपी कहते हैं। क्लियर? अपरिमित एपी आपको समझ में आ गया कि जिसके अंतिम पद ज्ञात नहीं हो उसे अपरिमित एपी कहते हैं। उदाहरण में अगर हम देखें 1 नंबर, जैसे 5, 9, 13 ... अब इन्फिनिटिव तक जा रहा है तो अंतिम पद मुझे पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पर इसको कहेंगे कि अपरिमित एपी है। इसी प्रकार से दूसरा हम देख लेते हैं 6, 9, 12, 15 आगे इसी प्रकार से डॉट रहेगा, तो समझ जाइएगा कि यह कौन सा एपी है, अपरिमित एपी दे दिए हैं। ठीक है ना? अब मान लीजिए एक और हम ले लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25 और इस प्रकार से हम आगे इसको छोड़ देंगे तो समझ जाएंगे कि कौन सा एपी है, अपरिमित एपी है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे एपी के प्रकार कितने होते हैं बाबू? 2 होते हैं। पहला परिमित एपी, दूसरा अपरिमित एपी। परिमित एपी में अंतिम पद ज्ञात रहेगा और अपरिमित में अंतिम पद ज्ञात नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दोनों चीजों को समझ लिया अच्छे तरीके से। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर हम किसी एपी को एपी क्यों मानेंगे? एपी, किसी समांतर श्रेणी को एपी क्यों मानेंगे? क्यों माने कहने का अर्थ यह है कि अगर हमें जांच करना होगा ना कि यह एपी में है कि नहीं, मान लो कोई दे दिया और एपी में है कि नहीं, तो कैसे उसको हम चेक करेंगे? तो देखिए, हम लोग किसी भी एपी का 3 गो अंतर, पहला अंतर, दूसरा अंतर, तीसरा अंतर निकाल के देखेंगे। तीसरा अंतर, अगर तीनों अंतर, पहला, दूसरा और ये तीसरा, अगर तीनों अंतर समान हो गया तो उसे कह देंगे कि यह एपी में है। अगर नहीं समान हुआ तो कह देंगे कि यह एपी में नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो 4, 8, 12, 16। देखो पहला अंतर 8, 4 का अंतर 4 का। यहाँ देखो दूसरा में से पहला घटाते अंतर निकलता है, 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पे भी 16 में से 12 गया 4, तो 3 गो अंतर बराबर हो गया, तब कहेंगे कि यह एपी में है। लेकिन एक हम ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर अंतर देखो 5 का है, यहाँ अंतर देखो 2 का है और यहाँ अंतर देखो 3 का है। तो इस प्रकार से कहेंगे कि यह एपी में नहीं है और यह एपी में क्या है। तो जांच जब भी करें तो कम से कम 3 डिफरेंस निकालेंगे हम लोग। कितना डिफरेंस निकालेंगे? 3 अंतर निकाल कर ही चेक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। आगे इसमें अब हमें कुछ फार्मूला की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि इसमें क्या क्या देखेंगे ध्यान से। कुछ महत्वपूर्ण सिंबल, कुछ महत्वपूर्ण सिंबल को हम जानेंगे। जैसे पहला ए, अगर ए है तो उसको कहिएगा प्रथम पद, या A1 भी रहेगा तो प्रथम पद। समझ रहे हैं? A1 भी रहेगा तो क्या कहोगे? प्रथम पद। या केवल A भी रहेगा तो हम कहेंगे प्रथम पद। अब मान लो कि दूसरा अगर हम कह दें कि नहीं A2, तो A2 का मतलब हो गया बाबू दूसरा पद। अगर इसी जगह पर A3 रहेगा तो A3 यानी तीसरा, तो तीसरा पद। क्लियर? अगर मान लो कैसे ही रहे A20 तो क्या कहिएगा? 20वां पद। तो आप ये समझ गए, पद का क्रम समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब हमें जो आता है दूसरा, अगला जरूरत जो है A2, A1, A2, A3, तो आप लोग समझ गए अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर एक अब सिंबल मिलेगा आपको डी का मतलब होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर कहने का अर्थ है कि सभी का अंतर, जितने भी पद दिए गए हैं, अनुक्रम दिए गए हैं, उनके अगर पदों का अंतर समान है तभी तो सार्व अंतर है। इसीलिए कहने का मतलब कि डी का अर्थ क्या होता है? सार्व अंतर होता है। अब यहाँ पे एक सिंबल पढ़ने के लिए मिलेगा एन।
एन का अर्थ होता है पदों की संख्या। क्या होता है बाबू? पदों की संख्या। अब एक चीज मिलेगा आपको, ए एन होता है अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। अच्छा, इसके अलावे एल भी होता है, एल को भी हम लोग क्या बोलते हैं? अंतिम पद ही बोलते हैं। एल को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतिम पद ही बोलते हैं। साथ ही अगर हम बात करें एक और सिंबल का, जैसे कि यहाँ पे 8वां नंबर में कि एस एन कहने का मतलब है कि एन पदों का योग। एन पदों का क्या बोलोगे? योग। ठीक है ना? एस जहाँ पे रहेगा इसका मतलब है कि जोड़ना है, पदों को क्या करना है? जोड़ना है। तो इसी से अब संबंधित कुछ फार्मूला होंगे जो हम लोग पढ़ेंगे। फार्मूला को समझते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सूत्र। तो सूत्र, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है होता है एगो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे हम लोग 4 चीज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो इसमें देखो 4 चीज है भी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। समझ रहे हैं? यानी यहाँ पर ए एन जो है, ए एन समझ रहे हैं ना, अंतिम पद होता है। ए एन क्या होता है? अंतिम पद होता है। फिर ए क्या होता है? प्रथम पद। ए क्या होता है? प्रथम पद होता है। ए हमारा प्रथम पद होता है। और साथ में बात करें तो एन क्या है? पदों की संख्या है। एन हमारा पदों की क्या है बाबू? संख्या, पदों की संख्या है। और डी क्या है? तो डी आप सभी जानते हैं कि सार्वअंतर है। यानी कि यहाँ पर कितने चीजें हो गए? एक फार्मूला के अंदर 4 चीजों की आवश्यकता पड़ रही है। तो इस चारों में से आपको 3 चीज ज्ञात होगा तो एक चीज निकालने के लिए कह देगा। जैसे ए एन निकालने के लिए कहेगा, या ए निकालने के लिए कहा जाएगा, या एन निकालने के लिए कहा जाएगा, या डी निकालने के लिए कहा जाएगा। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या थे? कुछ फार्मूला थे। जो ये पहला फार्मूला है इस 4 चीज़ों में से कुछ भी निकालने के लिए। ठीक है ना? और यहीं पर एक फार्मूला और आपको मिल जाता है कि एल बराबर क्या मिलेगा? एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि आप जानते हैं कि ए एन अंतिम पद है, तो ए एन यहाँ, तो इसके बदले एल भी तो हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 6 और 7 नंबर आप देख रहे हैं। यानी जो ए एन होता है अंतिम पद, वही एल होता है अंतिम पद होता है। तो दोनों के लिए तो फार्मूला सामान्य है। देखिए, कोई यहाँ पे अंतर आपको दिख रहा है क्या? नहीं ना, बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो इसे भी आप लोग फटाफट से अपने कॉपी में लिख लीजिए। इसको क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे चलिए देखते हैं। दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे योग सूत्र को। क्या देखेंगे बाबू? योग सूत्र को। यानी कि जोड़ने के लिए, अनुक्रम को जोड़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला देखेंगे। जैसे कि देखो होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे मान लो कि 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके बहुत सारा संख्या दे दिया, 20 तक का संख्या दे दिया, और आपसे कहेगा कि इन सभी को जोड़ो। तो आप क्या करोगे? 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + ऐसे करके जोड़ोगे तो जोड़ने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसलिए, और गलत भी होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने कुछ फार्मूला को पढ़ना है जो कि हमें जोड़ने में क्या करेगी? सहायक होगी। ठीक है ना? तो आइए उस फार्मूला को हम लोग देखेंगे। तो पहला फार्मूला जो आपको मिलेगा वो मिलेगा एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है। क्या है ये? सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है। क्या कह रहा है कि एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसी भी एपी में कार्य कर जाएगा। ये किसी भी एपी में कार्य करने का मतलब ये है कि अगर ए एन नहीं भी पता होगा तो आप लोग आराम से यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन एक और फार्मूला हमारे पास है। एक और फार्मूला क्या है? तो दूसरा फार्मूला है कि एस एन बराबर क्या है? एस एन बराबर एल माइनस एन माइनस
एस एन बराबर n/2 इंटू क्या है a प्लस एल। क्या होगा बाबू a प्लस एल। ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला है कि एस एन बराबर n/2 इंटू a प्लस एल। इससे भी हम लोग चाहेंगे तो योग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला काम करेगा उसमें अंतिम पद आपको ज्ञात होगा। कहने का मतलब ये परिमित एपी के लिए बेस्ट फॉर्मूला है, और ये किसी भी प्रकार के एपी होंगे उसके लिए बेस्ट फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं। अगर हम एग्जाम्पल के लेकर अगर आपको दिखाएं एग्जाम्पल से, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कैसे योग निकालते हैं। तो एग्जाम्पल को समझिए अच्छे से बाबू, अच्छे से समझिए, बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। आप लोग छोटे यूट्यूबरों को अपने गुरु को आप लोग सपोर्ट नहीं करते, वीडियो को अच्छे से देखते नहीं, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। बहुत गंदी बात है। आप लोग शेयर कर दिया करो भाई, शेयर नहीं करते हो। बहुत मेहनत लगती है, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और आप लोग को एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता। लाइक कर दो भाई। आइए आगे समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 को हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे कोई एपी ले लेते हैं। चलो हमने कुछ एपी ले लिया, 3, 6, 9, 12। इसी प्रकार से यह एपी 63 तक गई, मान लो 63 तक गई। अब यहाँ पे आपको चीजें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? तो देखिए इसमें क्या क्या लग रहा है, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। हम इस पे पहले देख लेते हैं, इस पे हम लोग देख लेते हैं, फिर इस पर हम लोग निकालेंगे, क्योंकि अंतिम पद पता है तो परिमित एपी वाला पहले काम करते हैं। तो यहाँ देखिए एस एन बराबर n/2 इंटू a प्लस एल चाहिए ना। तो s और n कितना है ये मुझे तो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बाबू? n कितना है। तो n निकालने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास। क्या है फॉर्मूला? कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू के डी। तो an कितना है बाबू? 63 बराबर a कितना है? 3 प्लस n-1 इंटू डी कितना होता है? ध्यान से देखो, तो दूसरा पद में से पहला पद घटा दो। 6 में से 3 गया, 3 है। चलिए 63, इधर से प्लस का 3, इधर आके माइनस के 3, और ये गुना में है तो इधर आके भाग में n-1, तो हो जाएगा 60/3 यानी कि 20 बराबर n-1। तब 20 -1 इधर आएगा +1, इधर n। इसलिए कह सकते हैं कि n का मान कितना आ गया? 21 आ गया। यानी n का मान 21 हो गया, a का मान 3 है और l का मान 63 है। तो इस पर रख दीजिए n 21/2, और यहाँ पे s 21 लिख दीजिए। और a का वैल्यू 3 है तो 3 प्लस l का वैल्यू 63 है तो 63 रख दीजिएगा। तो 21/2 ब्रैकेट हटेगा, गुना लगेगा। 63 और 3 कितना हो जाएगा? 66। 2 से काट दो 33, यानी 33 में 21 से गुना करना है। तो 21 या 63 के 3 हासिल 6, और 21 या 63 और 6 69, यानी 693 हो जाएगा। इस प्रकार से हम आंसर निकाल सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं इस पहले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसी क्वेश्चन को हम लोग हल करके देखते हैं। तो आइए यहाँ पे पहले फॉर्मूला के अनुसार देखते हैं। तो क्या कर रहा है? एस एन, तो एस एन की जगह पर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, बराबर। यहाँ देखो बाबू एन तो 21 से लिखोगे ना, 21/2 इंटू 2 इंटू ए कितना होगा? ए होगा हमारा 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 प्लस n-21 इंटू डी कितना था बाबू? तो डी था 6 में से 3 गया 3, यहाँ पर लिख दीजिएगा 3 और ब्रैकेट कर दीजिएगा बंद। तो 21/2 इंटू यहाँ 3 दूनी की 6, और 21 में से गया 20। अब 20 कितना होता है बाबू? 60 होता है ना। तो 21/2 गुना 60 और 6 66, काटोगे तो 33 हो जाएगा। यानी 21 इंटू 33 सेम टू सेम आ गया। तो हम आराम से लिख देंगे 693। तो इस प्रकार से योग निकालते हैं, एसएन निकालते हैं, और जो कि आप बेहतर बिल्कुल आसान तरीके से सीख चुके होंगे उम्मीद करता हूं। अगर वीडियो पसंद आ गया तो भाई लाइक तो कर दो। लाइक अभी तक नहीं किए हो आप लोग, लाइक करिए फटाफट से सभी। चलते कुछ और फॉर्मूला है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो आगे हमारा जो योग का फॉर्मूला है वो है, ध्यान समझिएगा, प्रथम प्राकृत
संख्याओं का योग। प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? देखिए प्रथम n लिख दीजिए, n प्राकृत, यहाँ हमने क्या लिखा है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग हम लोग कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए देखिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है। क्या है कि इसके लिए s बराबर होगा n इंटू n प्लस 1 बटा के 2। मान लो किसी को 1 से लेकर 50 तक जोड़ना है, कितना? 1 से लेकर 50 तक का योग निकालना है, तो इजीली ये फॉर्मूला लगा दीजिए। n का मान 50 है तो 50 इंटू 50 प्लस 1 बटा के 2, यानी 50 अगुना 50 एक 51 बटा के 2 कर दो, कट जाएगा 25 बार में। अब 25 से 51 में गुना कर लीजिए, 25 से कम 25 के 5 से 2, अब 25 25 125 से 2 127, यानी कि 1275। इस प्रकार से आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। तो n प्राकृत संख्याओं का योग हो गया। अब प्रथम n सम संख्याओं का योग देख लेते हैं। n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग देख लेते हैं। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो इसके लिए बाबू हमारा फॉर्मूला है कि s बराबर n इंटू n प्लस 1, बस 2 हटा दीजिएगा तो सम का निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? सम का निकल जाएगा। मान लो कि 1 से 50 तक का सम निकालना है, 1 से 50 तक का क्या निकालना है बाबू? सम निकालना है, सम संख्याओं का योग करना है। तो क्या कर दो, s तो होगा ही, n का मान 50, इंटू मतलब ब्रैकेट लगा लो, और 50 प्लस 1 तो कितना हो गया? 50 अगुना 50 एक 51, यानी 50 और 51 का गुणनफल जो होगा वही मतलब 1 से लेकर 50 तक के जो सम संख्या उनका योग होगा। तो 5 और 50 25 और एक 0 लगा दीजिए, ये आंसर हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे कि प्रथम n विषम संख्या का योग, यानी प्रथम विषम संख्याओं का योग अगर हम करेंगे बाबू, तो इसके लिए बहुत इजी फॉर्मूला की हम बात करें, बहुत इजी है। क्या है? n² खाली कर दीजिएगा, यानी पदों की संख्या अगर आपको पता रहेगा उसका वर्ग कर दीजिएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? विषम संख्याओं का योग हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? विषम संख्याओं का योग हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, ये हमारा क्या है ना, 1 से 50 तक नहीं, 1 से 50 को सम संख्या का योग है, क्योंकि ये संख्या कितना मिलेगा? तो 1 से 100 तक के बीच का, मतलब 100 तक के संख्या का योग है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देखिए, प्रथम n विषम संख्या, तो मान लो कि n अगर 25 आ गया तो 25 का वर्ग कर दो, 625 हो जाएगा, ठीक है ना? 625 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग n का मान पता होना चाहिए, n का मान आपको पहले से पता होना चाहिए। कैसे पता चलता है उसको हम लोग सीख लेंगे अगले वीडियो में। तो ध्यान से समझिए, इस चैप्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका पूरा बेसिक हमारा कंप्लीट हो चुका। इसी प्रकार से अब हम लोग बनाने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। अगले वीडियो में आपको 5.1 मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।